बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ हैं जमील सुखेरा। अ वेरी गुड मॉर्निंग, वी होप कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज की सुबह भी आपकी खुशगवार गुजर रही है। इस सुबह को मजीद खुशगवार बनाते हैं और सबसे पहले आज के इस शो में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और बहुत सी यादें हैं उनकी जो हम आज ताज़ा करेंगे आपके साथ मिलकर। थोड़ा उस्ताद साहब के बारे में हम बताते हैं कि उनको पूरी दुनिया में उनको बर्रे सगीर की बेसिकली आवाज़ कहा जाता था। ऐसे ही है। और वो पूरी दुनिया में परफॉर्म करते थे और एक बार तो ऐसा हुआ कि उन पर कुछ लोगों ने बेट लगा ली। अच्छा, ये ऑन बुक्स नहीं है ये बात जी, तो इसलिए जो है ना वो इसको मैं कोट करते हुए थोड़ा घबरा भी रहा हूँ। उनको वो हाई नोट्स पे बहुत ज़्यादा देर तक गा सकते थे, तो उनको उनका लैब टेस्ट किया गया और उनको इसके लिए पे किया गया और कहा जाता है कि उसकी जो फाइंडिंग्स थी ना वो ये थी कि जो कीबोर्ड है अगर उसको डबल ऑफ द टाइम कर लिया जाए कीबोर्ड को और उसके भी हाई नोट पे अगर कहा जाए ना कि नुसरत साहब आपने गाना है तो वो गा सकते थे। जबरदस्त। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जी कवाली को इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हैं और वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया, बहुत ज़बरदस्त एल्बम्स बनाई जिसमें पीटर गैब्रियल की अगर बात की जाए, एडी वेडर की बात की जाए, माइकल ब्रुक की बात की जाए, इन सब आर्टिस्ट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और ज़बरदस्त एक के बाद एक एल्बम्स इन्होंने दी। और वेस्ट में इनके बहुत ज़्यादा फैंस थे, बहुत ज़्यादा। कवाली जब भी वहाँ पर गाया करते थे तो लोग जो है वो अक्सर रोते थे इनको सुनकर, क्योंकि एक वो सहर उन पर तारी हो जाता था और घंटों जो है कवाली कहा जाता था उनको, शहंशाह कवाली, क्योंकि कवाली बेसिकली इन्वेंट भी इन्हीं की थी, यानी कि घराने से है फतेह अली खान साहब की। बिल्कुल जी, ये बात सच है कि आज भी नुसरत फतेह अली खान साहब की जो कवाली है वो आपको माजी की यादों में ले जाती है। और अगर ये कहा जाए कि इनके लेवल का कोई गा सकता है, इनके लेवल का कोई सिंगर अभी तक आया है तो वो नामुमकिन है। आई मीन वो और इतने हाई नोट्स पे गाते थे जमील, इतनी हाई पिच पे गाना और फिर घंटों गाना। तो आजकल तो 5 मिनट का गाना होता है, मैक्सिमम 7 मिनट का गाना होता है, लेकिन ये घंटों परफॉर्म करते थे कोई ब्रेक लिए बगैर। आपका कौन सा फेवरेट गाना या कवाली है? कवाली बहुत सारी हैं, आई थिंक कोई एक नहीं कह सकती, लेकिन काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। वेरी नाइस। तो थोड़ा गुनगुना दें आज। नहीं प्लीज देखिए, इतने अजीम गुलकार नहीं है। आज खान साहब का बर्थडे है। अच्छा, पूरा ना गुनगुनाएं, ऐसे थोड़ा सा लाइक काली काली जुल्फें ही गुनगुना दें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मैं ये ट्राई भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो वैसे भी आई एम नॉट अ गुड सिंगर। आप क्यों नहीं गुनगुनाते जमील? वैसे मैं बिल्कुल गुनगुनाता हूँ। जरा खान साहब की तारीफ में 2-4 अल्फाज और कहा जाए, क्योंकि उनके जो अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए, उन्हें शहंशाह कवाली कहा जाता था और उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी नस्ल का सबसे बड़ा कवाली गुलकार करार दिया और 2016 में उन्हें LA वीकली ने अब तक का चौथा अजीम तरीन गुलकार करार दिया था। वो अपनी वोकल जो उनका परफॉर्मेंस थी उस हवाले से कहा जाता था बैनुल-अक़वामी सतह पर कवाली मुतारिफ करवाने का सिरा भी उनके सर जाता है। हाई इंटेंसिटी पर, लाइक हाई नोट्स पर घंटों परफॉर्म कर सकते थे वो। किसे दा यार ना बच रहे जमील, वैसे क्या कमाल कवालियां, लिरिक्स में वो मीनिंग और नो डाउट बचपन की यादें आप कभी भी सुन सकते हैं। आज आते हुए मैं ये सुन रही थी बिल्कुल पीटर गैब्रियल के साथ जब खान साहब ने कोलैबोरेट किया, और वो क्या कमाल म्यूजिक है और जिसमें वो राग है, इट्स वेरी सूदिंग एक्चुअली। तो किसी भी टाइम आप उसको सुन सकते हैं। खान साहब को जब भी सुना जाए ना वो आपका मूड चेंज कर देंगे। अच्छा, म्यूजिक जो है ना उसमें कैथार्सिस होता है। बहुत सारे लोग जो है म्यूजिक सुन के बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि म्यूजिक जो है ना ये जरूरी है। अक्सर आप सुनना चाहिए, कभी कभी क्या, मैं तो कहता हूँ रोज सुनना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमें ये लग रहा होता है शायद कि हम जिस मूड में है ना हमें उस तरह का म्यूजिक सुनना चाहिए। हालांकि मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे मूड चेंज करना हो तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक सुनते मैं ये नहीं करता कि मैं जिस मूड में हूँ
तो मैं वही उस तरह का म्यूजिक नहीं, सुनते हैं। जब मैं ये चाह रहा होता हूँ कि बस बहुत हो गई, मूड चेंज करना है, तब मैं उस तरह का म्यूजिक, और वो फिर मैं म्यूजिक जो है ना जो मेरी मतलब कैटेगरीज हैं, प्लेलिस्ट आपने बनाई हुई है फिर क्या? जो मुझे मूड चाहिए उस तरह का फिर मैं म्यूजिक। अच्छा जमील, आपकी कौन सी फेवरेट कवाली है खान साहब की कवालियों में? ना सीरियसली खान साहब की हर कवाली फेवरेट, हर कवाली मेरी फेवरेट कवाली और और वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि ओके रिलैक्स, जरा 10 मिनट ठहरे, कोई भी आपसे बात ना करे, आप सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करें, वो कवाली ही सुने। म्यूजिक की बात हो रही है तो पाकिस्तानी टैलेंट की बात करते हैं जनाब, क्योंकि ऐसा है मेरा पाकिस्तान। हम आज आप एक तारुफ करवाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे जो एक्चुअली जो है वो जापान से यहाँ पर आया, उसको कुछ जो है मलाह यहाँ पर लेकर आया। yes. उसके बाद मकामी मौसीकारों ने उसमें कुछ तब्दीलियाँ की, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, उसके साइज़ को दुगना किया, उसको बुलंद तरीन किया और उसके बाद जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया और अब वो बलोची म्यूजिक का एक बहुत अहम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। उसका नाम आप बता दीजिए जी। बेटर, पहले तो मैं ये कहूँगा बेटर इंट्रो ऑफ दिस स्टोरी, क्योंकि मैं डायरेक्टली सिंगर पे जा रहा था, लेकिन बेसिकली जो हिना बात कर रही है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बैंजो कहा जाता है, ये अब उस म्यूजिक का हिस्सा बन चुका है, बलोची म्यूजिक का। बिल्कुल। तो उस्ताद नूर बख्श साहब हैं जनाब, वो इस बैंजो को किस तरह से प्ले कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे लेजेंडरी बैंजो प्लेयर्स में से एक हैं उस्ताद नूर बख्श, जिनकी आपको हमने वीडियो दिखाई। कार की बैटरी और सोलर पैनल से चलने वाले एम्पर आले का इलेक्ट्रिक वर्जन चलाते हैं ये, और वो तवील अरसे से इलाकाई तौर पर भी बैंजो बजा रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पसीराई हासिल की। बिल्कुल, उनकी कुछ वीडियोस थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हुई और फिर उनको ये ऑफर की गई कि वो बाहर आकर परफॉर्म करें, मतलब आउट ऑफ कंट्री आए, मूव करें। लेकिन उनका इतना क्यूट इंटरव्यू था जिसमें वो बता रहे थे कि मैं अपनी बकरियां, अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर कहीं और मूव नहीं करना चाहता। अगर आप लोग कुछ भी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वहीं जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर ही वो पॉसिबल है। बिल्कुल। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और अटैचमेंट भी है ना, लाइक आप बिल्कुल भी अपना वतन, अपनी मट्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते। उस्ताद नूर बख्श साहब को अगर जनाब आप सुनना चाहते हैं तो उनका पहला एल्बम है जुंगल के जंगल, This is jungle, yes. और इसके अलावा उनके गाने भी जो हैं वो ऑनलाइन भी मौजूद हैं, खास तौर पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट में, बैंजो में लाइक जो फीलिंग्स हैं, आप कोई भी आप रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं, पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप इसमें खुशी, शिद्दत की धुनें और वजदान की कैफियत और इस तरह की कैफियत जो है ना वो आप इसमें मिलेगी। और जो हमारे नूर बख्श खान साहब हैं, इन्होंने जी परिंदों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करके इस एल्बम में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो भी एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। उनके घर के करीब एक जंगल है जहाँ वो गए और उन्होंने जाकर परिंदों की डिफरेंट आवाज़ें रिकॉर्ड की, और वो भी आप सुन सकते हैं इस एल्बम में। बिल्कुल, वो भी उन्होंने उन आवाज़ों को अपनी एल्बम का हिस्सा बनाया। तो जनाब, ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है टैलेंट मेरे कोई कमी नहीं है मुल्क में। सही बात है। बात हो रही है म्यूजिक की, तो म्यूजिक सेलिब्रेशन के साथ ही जुड़ा है। म्यूजिक सेलिब्रेशन के साथ जुड़ा है, म्यूजिक खुशी के साथ जुड़ा है, और म्यूजिक एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ा है। तो जब खुशी की बात की जाती है तो हिना खुशी को सेलिब्रेट करते हुए हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं, हम म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ हम बैलून्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बैलून्स की जो एक पूरी साइंस है ना, वो ऐसी साइंस है कि आप देखें, म्यूजिक जो है वो खुशी के लिए भी और गम के लिए भी, फूल जो है वो खुशी के लिए भी हैं और गम के लिए भी, लेकिन जो बैलून्स हैं वो सिर्फ खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, बर्थडेज पर किसी को विश करने के लिए, एनिवर्सरी है, या आजकल खास तौर पर ब्राइडल शावर्स होते हैं और बेबी शावर्स होते हैं, और अब तो लोग अपने फॉलोअर्स जो हैं वो 1 मिलियन भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो जनाब, आज हम बैलून्स पे भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स में आते हैं। वैलेंटाइंस डे पर बहुत ज्यादा जो है ना वैरायटी होती है, और रेड कलर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल, और रेड में वो जो हार्ट बना होता है वो मेरा ख्याल है फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा बिकता है। एग्जैक्टली, ऑल ओवर द ईयर बिकता है, लेकिन फरवरी में कुछ ज्यादा ही बिकता है। फिर लाल रंग का जो होता है वो तो बहुत ज्यादा। आइए हमारी साथी रिपोर्टर का एक डिटेल रिपोर्ट देखते हैं बैलून्स। अमन आज हमें क्या बता रही हैं बैलून्स के बारे में, आइए चल के देखते हैं।
खुशी के हवाले से हर इंसान का अपना ही एक अंदाज है और आज के इस दौर में हर इंसान अपनी खुशियों को डिफरेंट तरीक़ों से सेलिब्रेट करता है। इसकी ये हफ्ते की लिमिट है, 2-4 हफ्ते में निकाल जाता है। सर्दी में ज़्यादा आगे जाता है, गर्मी में ये 2-3 दिन रहता है। कोई भी तकरीब हो, बर्थडे हो या बेबी शावर, गुब्बारों का इस्तेमाल लाजमी बन चुका है। काम में भी है, डेकोरेशन का काम भी हम ऑर्डरों पे भी तैयार करते हैं, सालगिरह में भी तैयार करते हैं, आते जाते हैं, बच्चों वाले भी आते हैं, सारे आते हैं हमारे पास। ये बर्थडे के लिए, फंक्शनों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं। सादा गुब्बारों की जगह इन फैंसी गुब्बारों ने ले ली है और इसकी वजह बच्चों और बड़ों दोनों की पसंदीदगी है। शादी का मौका हो या सालगिरह की कोई तकरीब, अब यही गुब्बारे इन सब तकरीबात की जान है। हीलियम बैलून्स जो है ना तो जनाब, अच्छा हिना, बचपन में वो जो हीलियम बैलून्स होते थे वो मेरे तो फेवरेट होते थे। मेरे भी फेवरेट होते थे। दोबारा हम लेके आए और वो उड़ रहा है और हम छत के साथ अच्छा, लगा रहे हैं। उसके बहुत सारे जो है ना नुकसानात भी थे कि रेस्टोरेंट में उसको बैन कर दिया गया क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, रेस्टोरेंट्स में आग लग गई सेलिब्रेट करते हुए, वो जो कैंडल्स उन्होंने लगाई होती थी, तो वो अब तो बहुत ज़्यादा अवॉइड किए जाते हैं। लेकिन हीलियम बैलून्स जो हैं वो, उनको बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वो उड़ते हैं और ऊपर जा रहे होते हैं, आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं कि आसमान में वो कहाँ चला गया। अच्छा, और कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे कि वो बैलून्स बड़े प्यार से लिए जाते हैं, सजाए जाते हैं, उसके साथ गिफ्ट भी होता है और वो उनके गुब्बारे उड़ जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं एक्सीडेंटली गाड़ी से निकालते हुए, देते हुए, लेते हुए। तो हीलियम बैलून्स जब आप खरीदते हैं, एक तो ऐसी जगह पे आप उनको ना लगाएं जहाँ पे कोई मोमबत्ती है, आग के करीब, हीट के करीब, उस चीज़ को अवॉइड करें। बाकी अपनी सेलिब्रेशंस का हिस्सा जरूर बनाएं जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे और डिफरेंट कलर्स में आते हैं। बिल्कुल। तो जनाब, अभी हम लेंगे ब्रेक हाजिर होंगे। कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। तो जनाब, अभी बात करेंगे ट्राई सीरीज की, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जारी है और इस ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं, 1 हारा है, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं जिनमें से 2 जीता और 1 हारा है। आज का जो मैच जारी है इस पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान साहब मौजूद हैं। जी हाफिज साहब, बताइएगा कि आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं? क्या 174 रन को हम चेस कर पाएंगे? सबसे पहले तो उन्हीं आंखों से देख रहे हैं जिन आंखों से हम पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को नाकाम होता देख रहे हैं और कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और उस पर किसी तरफ से कोई अच्छी चीज़ भी सुनने को नहीं मिलती। लेकिन जहाँ तक आज के इस मैच का ताल्लुक है, देखें 170 या 60-70 की जो रन्स हैं ये T20 क्रिकेट में को बहुत ज़्यादा माने नहीं जाते हैं और पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह से इतने टोटल को 160-70 के को चेस करते हुए जब बाबर या रिजवान खेल रहे होते हैं और उनकी पार्टनरशिप लग जाती है, जो कि अभी तक लगी हुई है क्योंकि 8वें ओवर का खेल जारी है, लगभग 50 से ज़ायद रन हो गए हैं, तो जिस तरह इनके खेलने का अंदाज़ है, अगर ये लॉन्च इसके बाद करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जो पहला मरहला है बैटिंग करते हुए उसमें तो वो अच्छे तरीके से उसको गुजार लिया उन्होंने, गो के जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके मुताबिक नहीं, लेकिन अपने रिवायती अंदाज में उन्होंने उसको गुजारा है। अब यहाँ पर असल चीज़ शुरू होनी है कि जब ये नेक्स्ट गियर में डालेंगे अपनी बैटिंग को, थोड़ा सा रन रेट जो है, रन ऑफ कम करने के लिए से करने की कोशिश करेंगे और उसमें अगर कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के इम्कानात ज़्यादा होंगे ये मैच जीतने के लिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ये दोनों ओपनर्स लंबा अब नहीं चलते हैं इसके बाद और लॉन्च भी करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर ये 173 रन भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकते। तो जो तमाम तर उम्मीदें हैं इस मैच में, गो कि इसके नतीजे का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं वो इन्हीं लोगों से। और आज भी आप देखें कि जब 8 ओवर्स हो गए हैं और ये दोनों ही खेल रहे हैं, तो जो मैच प्रैक्टिस या जो ज़्यादा टाइम
मैच टाइम इसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनको मिलने की बात होती है या उनको मिलना चाहिए था, उस हवाले से ज़रूर है कि उनको आज भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन ना ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ये खेल रहे हैं, अगर ये लंबा खेल जाते हैं या 18, 19, 20 ओवर्स खेल जाते हैं, जो कि ऐसा बहुत कम होता है, मुश्किल होता है, लेकिन फिर पाकिस्तान के जीत के इम्कान ज़्यादा होंगे। लेकिन बांग्लादेश को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे किए। लेकिन इमरान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर 18-19 ओवर्स खेल जाते हैं और हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है यही खेल जाती है, लेकिन टारगेट भी तो अचीव करना ना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 160-170 अगर पाकिस्तान करे तो हम ये कहते हैं कि अच्छा बहुत कम स्कोर किया है, और जब हमें चेस करना पड़ जाए तो हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे जब ओवर्स गिर रहे हों और आपका टारगेट बड़ा दूर हो। तो आपको नहीं लग रहा है आज के मैच में भी वही सूरत हाल होगी कि ओवर सारे खेले जाएंगे और टारगेट के हम करीब भी नहीं होंगे? देखिए, 170 अगर पाकिस्तान करता है ना पहले बैटिंग करते हुए, तो हमारी जिस तरह की बॉलिंग है, शाहीन अगर उसमें शामिल भी हो जाते हैं या हारिस अगर बॉलिंग कर रहे हों और वो फिटनेस उनकी पूरी हो, शाहीन की फिटनेस पूरी हो, तो पाकिस्तान के खिलाफ 170 करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी है, शादाब मिडल में बड़े अच्छे करते हैं, विकेट्स ले लेते हैं, तो पाकिस्तान के पास क्योंकि बॉलिंग के ऑप्शन ज़्यादा हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो उस 160-70 को, ये 70-80 को, 60 नहीं 70-80 को पाकिस्तान उसका दिफा कर सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान ने 160-70 रन करने के लिए जाने हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। अगर आपकी अपनी विकेट्स गिर जाती हैं तो उसके बाद आपको कोई ऐसी पुरुम्मीद चीज़ नज़र नहीं आती, हौसला अफजा चीज़ नज़र नहीं आती। तो पाकिस्तान का रन्स को टोटल सेट करते हुए और हदफ का दिफा करते हुए दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दोनों बॉलिंग के बैटिंग की निस्बत बॉलिंग में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि मिडल ओवर्स में पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो विकेट्स ले सके या कंटेन कर सके। मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए ये ज़रूर है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को डेथ ओवर्स में मसाइल का सामना है, आखिरी ओवर्स करने वाले अच्छे बॉलर्स पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मिडल ऑर्डर में ये सारी खामियां मौजूद हैं, लोअर ऑर्डर में भी ये खामियां पाकिस्तान के नज़र आती हैं। तो बॉलिंग पाकिस्तान जब 170 का दिफा करता है तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हाफिज साहब, जी हाफिज साहब, हमारा मिडल ऑर्डर मुसलसल नाकाम हो रहा है, फिर भी हमने उन्हीं प्लेयर्स को रखा हुआ है, क्या वजह है? देखिए, एक वजह यह है कि जो रखने वाले हैं वो उनके ख्याल में यही हैं जो इनके पास मौजूद हैं। जो रखने वाले हैं वो तो शायद ये भी समझने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई इसमें पाकिस्तान के लिए नाकामी है या बहुत बड़ी ये उनकी मुसलसल जो नाकामी है पाकिस्तान के लिए मसाइल का शिकार। आप गुज़िश्ता इन्हीं दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा भी मुख्तलिफ जगह पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू सुनने को मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कुछ 75-80% पाकिस्तान की जीत की शरह है। तो इसका मतलब ये है कि टीम अच्छे अंदाज में ऊपर जा रही है। चलें, अगर उनकी एक ये बात मान लें, चूँकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं तो हम तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ उस शरह में फिर आप ये भी निकालें ना कि कंट्रीब्यूशन किसने कितना किया है? ये टीम गेम है ना, ये टीम गेम है। अगर आप देखें अभी हाल ही में इंडिया और साउथ अफ्रीका की T20 और वनडे सीरीज हुई, वहां पर किसने कैसे रन्स किए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज इस वक्त चल रही है, कल के मैच को ही देख लें, रन्स कहां पर हुए। डेविड मलान के साथ मोइन अली की पार्टनरशिप लगी है। फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो उन्होंने रन्स कहां पर किए, ऊपर से भी रन्स हुए, मिडल में भी रन्स हुए, ठीक है, टिम डेविड ने भी कल रन्स किए। तो क्या पाकिस्तान, फिर आप इंडिया साउथ अफ्रीका का मैंने आपको बताया, ये जो श्रीलंका जिसने एशिया कप जीता, क्या उन्होंने मिडल में रन्स नहीं किए? राजा पाकिस्तान ने आके पाकिस्तान के खिलाफ रन्स नहीं किए। तो क्या सिर्फ ये पाकिस्तानी ऐसा है कि जिसके अगर ओपनर्स नहीं चलेंगे तो उसके बाद वो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा? देखें, ये कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान लेकिन इमरान साहब, आप जिस तरह रमीज़ राजा साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि आप ये ना देखें कि हम हार रहे हैं, आप ये कौन परफॉर्म नहीं कर रहा, आप ये देखें कि हम जीत रहे हैं। वही आपके वाली बात कि 70-80% हमारी जीतने की रेशो है। अच्छा, आपने कंट्रीब्यूशन की बात की, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कंट्रीब्यूशन वाली बात तो है ही, आप ये भी देखें कि आप 70-80% मैचेस जीतने की आपकी रेशो है, टूर्नामेंट जीतने की रेशो नहीं है आपकी, आप कोई इवेंट नहीं जीत पाते। क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ी अच्छी और दिलचस्प चीज़ है जिस पर आपने इशारा दिया। देखें, टीमें जीतने के लिए अगर आपने सारे मैचेस जीतते जाएं और फाइनल हार जाएं तो कौन आपको याद रखेगा? उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। उसकी मिसाल फिर वो तमाम लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं कि हम 70-80% जीत रहे हैं। पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था इंग्लैंड के खिलाफ,
मुखालिफ टीम के कप्तान थे ग्रैम गूच। इंग्लैंड ने वो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला था, लेकिन इंग्लैंड वर्ल्ड कप हार गया था। लोग आज ग्रैम गूच को याद नहीं करते, लोग किसको याद करते हैं? इमरान खान को, क्योंकि उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। Exactly. इसलिए जो चैंपियनशिप है ना, अगर आपने लोगों के दिलों पर नक्श रहना है, अगर आपने लोगों के दिलों पर अपने असर छोड़ना है देर तक, तो आपको चैंपियनशिप्स जीतना पड़ती हैं। और चैंपियनशिप जीत आपको एक मतवाजन टीम तैयार करना पड़ती है, और मतवाजन टीम तैयार करने के लिए आपको जब अपनी गलतियां उनको मानना और तस्लीम करना पड़ता है और उसकी इस्लाह के लिए आगे जाना पड़ता है। ये अगर आप कह दें कि हमारी ये टीम है, और अगर आप ये कह दें कि आप जीत को देखें, चलें हम जीत को देख लेते हैं, और जब पाकिस्तान हार रहा हो मुसलसल मिडल ऑर्डर की या किसी भी वजह से पाकिस्तान हारे, तो क्या हम वो हारा मैच को देख के पुराने मैच की हाईलाइट्स देखना शुरू कर दें कि हम तो जीते हुए हैं? तो ये हकीकत से दूर की बातें करना ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं है। और मजमूई तौर पर जब आप एक मुस्तकबिल तैयार करने की तरफ जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मामला इतने ठीक नहीं है। जो गलती है उसकी इस्लाह की तरफ जाना चाहिए। और जिस तरह से ये सारे लोग, आप चीफ सेलेक्टर साहब की बात सुन लें, आप सपोर्ट स्टाफ की बात सुन लें, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बात सुन लें, तो इन बयान तो ये लगता है कि इनके ख्याल में मसला है ही नहीं। और ये भी चाहते हैं कि अगर ये समझते हैं कि नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि लोग भी यही समझे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। अच्छा हाफिज साहब बताइएगा, फाइनल को किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए न्यूजीलैंड ने जिस तरह से वापसी की ना पाकिस्तान के खिलाफ, टैक्टिकली बेहतर खेला। पहला मैच पाकिस्तान जब जीता तो दूसरे मैच में उन्होंने जो तब्दीलियां की हिकमत अमली में भी, प्लेइंग 11 में भी, तो पाकिस्तान के लिए मसाइल उन्होंने खड़े किए। और जब वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं उसका भी फ़र्क है। फिर जब वो अपने टैक्टिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगे, उनके ऑप्शन ज़्यादा बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकते हैं। डिपेंड पाकिस्तान का इन्हिसार उसकी चंद चीज़ों पर होगा कि टॉस जीतने के बाद वो क्या फैसला करते हैं, ओपनर्स कितना लंबा परफॉर्म करते हैं, ये दो चीज़ें। और फिर अगर लकी डे है, जिस तरह के इन दिनों बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट में सुना जा रहा है, बैड डे, हमारा बैड डे हो गया, बैड डे हो गया। पाकिस्तान दुनिया की वाइड टीम है इन दिनों, जिसके बैड डे ज़्यादा है, गुड डे कम है। कि पाकिस्तान दुनिया की वाइड टीम है जिसके बादल आते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जो है वो आसान हो जाती है। और दुनिया में हमेशा से मैं तो कहूँगा आप सब, मैं तो कहूँगा कि बैड डे गुड डे नहीं, पाकिस्तान की टीम में ज्यादा मे डे ही आते हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जरूर है कि पाकिस्तान अगर चीजें उसकी ठीक चलती हैं तो मुश्किलात तो खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, अगर आप जो मुख्तलिफ किसी भी टीम के पास जो उनके वसाइल होते हैं उनको देखते हैं, तो न्यूजीलैंड को आप थोड़ा सा दे सकते हैं। पाकिस्तान टॉस के मामले में, ओपनर्स के मामले में, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए कारकर्दगी को इस दिन, जैसा कि भी आप देखें ना, बांग्लादेश के खिलाफ हम खेल रहे हैं, हमने 173 रन करने हैं, लेकिन हर शख्स जो मैच देख रहा है ना, वो ये कह रहा है यार ये बाबर और रिजवान जितना लंबा कर जाए तो उतना ही अच्छा है, जितना लंबा कर जाए, क्योंकि अगर ये निकल गए तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। और अगर आप इस वक्त भी देखें तो पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है कि 10 ओवर्स का खेल हो गया है और 73 रन है, यानी कि बाकी 10 ओवर पाकिस्तान ने 100 रन करने हैं, तो रन आउट जो है वो 10 से ऊपर चला गया। अब ये जो दोनों खेल रहे हैं ये लंबा इसलिए जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके ऊपर भी एक इजाफी दबाव ये है कि अगर ये आउट होते हैं तो पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता। तो जो पीछे से सपोर्ट ना मिलने का डर है, क्या वो 70% या 75 या 80% जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि जीत की शरह है, क्या ये अच्छी चीज है? क्या ये अच्छी चीज? बिल्कुल सही कह रहे हैं। खेलते थे, क्या बैकअप में ओपनर्स नहीं आए थे? तो इसलिए मतलब जो अच्छा, चेयरमैन का काम है, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब ये बताएं कि लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आज की गेम जो अभी ट्राई सीरीज चल रही है उस पर तो बात हो गई, वर्ल्ड कप आने वाला है और कहा जा रहा है कि ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी प्रैक्टिस है वर्ल्ड कप खेलने की, तो वर्ल्ड कप में भी सेम टीम ही जा रही है, आपको नहीं लगता कि कोई चेंजेस होनी चाहिए या आपको लगता है कि कोई चेंजिंग्स होंगी? देखिए तब्दीली का इम्कान मौजूद है, यूटर्न तब्दीली नहीं है, यूटर्न का इम्कान मौजूद है मेरा ख्याल है। और वो यूटर्न लिया जा सकता है। शाहीन आफरीदी की फिटनेस के हवाले से भी है, फ़खर जमान की फिटनेस भी है, फिर उस्मान कादिर की भी फिटनेस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरा ख्याल है ये बताया जाएगा, अगर कोई यूटर्न लिया जाता है तो ये बताया जाएगा कि ये खिलाड़ी अनफिट हैं, तो इनकी जगह पर तब्दीली, आप वो कुरा किसके नाम निकलता है, आजम खान को लेकर के जाते हैं, शोएब मलिक को शामिल किया जाता है या किसी और के नाम निकल आता है, लेकिन तब्दीली का इम्कान मौजूद है। वो इंजरी फोर्स भी हो सकती है या वो कुछ और वजह से भी हो सकती है, लेकिन इम्कान मौजूद है क्योंकि 15 मेरा ख्याल आखिरी तारीख है और उस वक्त तक कुछ ना
कुछ ना कुछ इम्कान मौजूद है कि कुछ बदल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सही आपने कोर्ट की चीज़ें कि रमीज़ क्या कहते हैं, चीफ सेलेक्टर साहब क्या कहते हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस क्या कहती है। खैर जी, इन दी एंड हम यही कहेंगे बेस्ट ऑफ लक टीम ग्रीन। और आज का मैच भी आप जीते, ये सीरीज भी आप जीते और फिर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी आप जीते। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, वो है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये है क्या, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसमें हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। नाज़रीन, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुदरती आफात से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। और जहाँ तक कुदरती आफात से बचाव का जो मतलब है वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्या हिस्से होते हैं बिफोर एंड आफ्टर के, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिर्फ आफ्टर की ही है, तो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर भी किया जाता है। थोड़े आपको इस मुतालिक डिटेल्स बताते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 13 अक्टूबर को कुदरती आफात से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद कुदरती आफात, नागहानी सानिहात, सैलाब, ज़लज़ले, वबाई अमराज फूटने समेत दीगर ऐसे ही वाक़यात के बारे में अवाम को मुख्तलिफ अवामिल से आगाह करना है। ये है मकसद इस दिन को मनाने का। दुनिया भर में कुदरती आफात, ज़लज़लों, सैलाब, सुनामी और आतिशफ़शा फटने से लाखों कीमती जानें ज़ाया होती हैं। और कुदरती आफात से हर साल दुनिया के कई खित्ते इसकी जद में आ जाते हैं। कहीं ज़लज़ला, कहीं सैलाब, कहीं खुश्क साली और कहीं समुद्री तूफ़ान। तो इस दिन को जो मनाया जाता है वो इसलिए कि लोगों में आगाही पैदा की जाए। तो अच्छा, जब आगाही की बात आती है तो उसमें हमारे महकमा मौसमियात का बहुत किरदार होता है, क्योंकि बेसिकली उन्हीं की तरफ से बताया जाता है कि आने वाले महीने में क्या होगा या आने वाले साल में क्या होगा, इस बार सर्दियां कैसी होंगी। अर्ली वार्निंग्स दी जाती हैं बिल्कुल, और प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम इस वक्त ज्वाइन किया है जी चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने, जो कि डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। चौधरी साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान को कौन से बड़े बड़े डिजास्टर्स का खतरा रहता है? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनमें फ्लड्स हैं, उसमें हीट वेव्स हैं, उसमें फॉग है, स्मोक है, अर्थक्वेक्स हैं, ड्राउट्स हैं, यानी जितने बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं वो पाकिस्तान फेस कर रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न काफी चेंज हो रहे हैं, तो ये सारे बड़े बड़े जो डिजास्टर्स हैं पाकिस्तान इज फेसिंग दीज डिजास्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि डिजास्टर के खतरात को कम करने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे हैं जो काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो महकमा मौसमियात है वो अपना, उनके पास जो सिस्टम है फोरकास्ट का या अर्ली वार्निंग का, वो तो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस पर जो हमारे फ्लड्स आए हैं, महकमा मौसमियात ने जून में एक 3 माह की जो फोरकास्ट होती है मॉनसून की, वो इशू की थी। उसमें स्पेसिफिकली बताया गया था कि हमारे जो सदर्न पार्ट्स हैं, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, इनमें बारिशें ज्यादा होंगी। उस वक्त 3 महीने पहले बता दिया गया था। इस तरह सबसे पहले तो महकमा मौसमियात जो है वो इशू करता है फोरकास्ट। उसके बाद फिर अदारे हैं NDMA और FFC भी है, PDMAs हैं, इस तरह काफी अदारे हैं जो इस पे फिर इम्प्लीमेंटेशन का काम उनका होता है। जी ठीक हो गया। चौधरी साहब, बताइएगा कि डिजास्टर के हवाले से अर्ली वार्निंग के सिस्टम की आपने बात की है, सिस्टम एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ इट वर्क्स? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात एक वफाकी अदारा है जो पाकिस्तान में एक ही अदारा जो फोरकास्ट करता है। हम कोई भी डिजास्टर आने से पहले काफी दिन पहले उसकी प्रेडिक्शन कर देते हैं। हमारा एक मैकेनिज्म है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो महकमा मौसमियात पाकिस्तान के पास हैं, और उनको देख के हमारा जो मॉडलिंग है, मुख्तलिफ चीजें हैं, उसके बाद फिर प्रेडिक्ट करते हैं हम कि कौन सा जो इवेंट है या डिजास्टर बन जाएगा उसको प्रेडिक्ट करते हैं। फिर उसकी हम इशू करते हैं मुख्तलिफ अदारों को, थ्रू मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या जो भी है। तो हम फिर वो जो वार्निंग या जो हमारी एडवाइजरी है वो इशू करते हैं, वो मुख्तलिफ अदारों बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान वो डिस्ट्रीमिनेट कर देते हैं। तो वो ये यानी कोई डिजास्टर आने से काफी दिन पहले हम लोगों को वार्न कर देते हैं। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आपने अर्ली वार्निंग्स की बात की, हमने देखा कि लास्ट ईयर भी जो मरी का वाकया हुआ, महकमा मौसमियात तो बता चुका था कि 3 दिन शदीद बर्फबारी होगी
उसके बाद जो अब ये पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, मामूल से ज़्यादा बारिशों का जो सिलसिला है, ये भी महकमा मौसमियात ने बता दिया। हमारे इदारों की क्या इसमें ज़िम्मेदारी है, इस पर तो हम बात करेंगे ही बाद में। लाइक आप रिलेटेड आप कहेंगे जी उनसे पूछें कि NDMA क्यों नहीं कुछ कर सका, लेकिन अब चूंकि आलमी दिन है, इस दिन को मनाने का मकसद यह है कि लोगों में आगाही पैदा की जाए। अब आने वाला है स्मॉग का मसला, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, स्मॉग बहुत ज्यादा होगी, जिसके बाद धुंध का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो स्मॉग जो है ये भी एक आफत है, तो इससे निपटने के लिए आपकी तरफ से क्या बताया गया, कितनी देर रहेगी ये और इसका दौरानिया कितना होगा? ये देखें, इसमें स्मोक जो है ये बिल्कुल एक हेवी डिजास्टर बन गया कुछ सालों से, 2016 से ऑनवर्ड, जो पाकिस्तान में है या पंजाब में, लाहौर में स्पेशली। और इसका एक जो आप कहते हैं फोरकास्ट, अभी तो जो पिछला मानसून था अभी जो खत्म हुआ सितंबर में, वो मानसून थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर गया। उसकी वजह से मॉइस्चर जो है इस मरतबा काफी है, पिछले सालों के निस्बत मॉइस्चर को ज्यादा ही एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर जो है वो कम हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिन है, जो अभी अक्टूबर में जैसे नेट डिपार्टमेंट में ने कहा था कि ये जो है बड़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं स्मोक के लिए। तो अभी ये सिलसिला चलेगा कोई नवंबर के आखिर तक, उसके बाद फॉग होगी। तो हम तो पहले वार्न कर रहे हैं लोगों को सारा स्मोक के मुतल्लिक। बिल्कुल टाइमली वार्न करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चॉइस साहब बताइएगा कि हुकूमती सतह पर आइंदा सैलाब के खतरात से बचने के लिए क्या इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं और किन इंतजामात की फौरी ज़रूरत है? ये देखिए जी, इसमें तो चलो सैलाब की वार्निंग तो इशू हो गई या जो भी है, हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए बिफोर कोई भी इवेंट आने से पहले। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके साथ से कि हमें ट्री प्लांटेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इस मुल्क में। अगर हमें कुदरती आफात जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, उससे बचने के लिए जो सबसे सस्ता तरीन तरीका होगा कि हमें हर फर्द को कम से कम एक दरख्त लगाना होगा। और उसके बाद जो हमारे जो रेजरवायर्स हैं, जो पानी के रेजरवायर्स हैं, उनको बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे ही सैलाब आता है, सैलाब इन्हीं मानसून के दिनों जुलाई अगस्त सितंबर में ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें ऐसे रेजरवायर्स बनाने चाहिए कि जो पानी हम जाया कर रहे हैं समुद्र में जा रहा है, तो उसको रोकें कहीं पे। हमारे पास रेजरवायर्स बड़े नहीं तो छोटे बनाने चाहिए, क्योंकि फ्लड से भी बचा जा सकता है और फिर आगे एग्रीकल्चर के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। और लोगों को एक अवेयरनेस देनी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अगर इवैक्यूएशन के लिए गवर्नमेंट कहती है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो ये भी एक है कि लोगों को मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आज के इस दिन को मनाने का मकसद, और आज हम जश्न कर रहे हैं, इसका मकसद भी यही है जनाब कि सैलाब की सूरत हाल के बाद अब सर्दियां आ रही हैं, तो इसमें भी एहतियात बरती जाए। स्मॉग स्टार्ट हो जाएगी, फिर फॉग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे में क्या क्या बीमारियां जन्म लेती हैं, किस तरह से आपको फेस करना पड़ता है इस सारे स्मॉग के खास तौर पर सीजन को, इससे बचा कैसे जाए, इस पे हम एक और सेगमेंट भी फ्यूचर में इंशाल्लाह जरूर करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुख की हर बात। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग में बच्चों के लंच बॉक्सेस की। भाई लंच बॉक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को स्कूल जाते हुए लंच बॉक्स देना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हम सारे इस टॉपिक से पहले आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि बच्चे लंच बॉक्स में क्या लेके जाना पसंद करते हैं, क्या उनकी फूड प्रेफरेंसेस हैं। आइए देखते हैं। मुझे देती हैं वो नगेट्स जो मुझे बहुत पसंद है, बर्गर और विंग्स, सॉसेज सैंडविच और कभी कभी चिप्स, फेरी फिंगर्स और भी बहुत सी हैं, फिर चॉकलेट मूस एंड पैटीज। मेरी मम्मा मुझे लंच में पिज़्ज़ा देती हैं क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, और मेरी मम्मा साथ में फ्रूट और कुछ देती है, बादाम तेरा। मुझे आज मेरी मम्मा ने लंच में मुझे समोसा दिया है। वैसे मैं मोस्टली रोल, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ लेकर जाती हूँ, बट मेरा मोस्टली फेवरेट लंच पिज़्ज़ा होता है। होममेड शवारमा फॉर लंच एंड माय फेवरेट फूड इज़ नूडल्स टू। मेरी मम्मा मुझे लंच में फ्रेंच फ्राइज बना के देती हैं, कभी कभी सैंडविच। लंच में अब मेरी मामा ने वो स्कूल से कुछ लगवाया हुआ है, उसके अंदर बहुत मज़े के नगेट्स थे और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस था। मेरी मम्मा आज मुझे सॉसेज बना कर गई हैं, और वो यूजुअली मुझे बना कर देती हैं डॉन के नगेट्स, वो मुझे बहुत पसंद है इसलिए।
और साथ में मे बी शी कैन ब्रिंग मी अ सैंडविच और सम। आज मैं लंच में माइलो और साथ में वो लेके गई थी पिज़्ज़ा, और मेरा फेवरेट वन पिज़्ज़ा और चिकन रोल्स है। चिकन रोल, पिज़्ज़ा, समोसा, बर्गर, पैटीज, फ्राइज, ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। और अगर ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो जनाब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर सहर चावला साहिबा ने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। It's a pleasure to have you here. मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, काउंसलर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो क्या बहुत नहीं सारी करती भाई डॉक्टर सहर सब कुछ करती है। और मैं पूछने लगा था कि इतना टाइम कैसे मिलता है आपको, मैनेज कैसे करती है भाई? एग्जैक्टली। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। अभी जैसे ऑफ एयर भी बात हो रही थी कि जब आपने कुछ करना होता है बस आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप ज्यादा सोचते नहीं है, चीजें फिर खुद ही हो जाती हैं। आप लोग माशाल्लाह खुद इतने डायनामिक हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। तो हम हमेशा डोंट्स पे बात करते हैं, आज हम डूज पे बात करेंगे। बिल्कुल, absolutely। वो इसलिए जरूरी है, ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, ये तो पता चल गया। जी बिल्कुल। क्या होना चाहिए बच्चों के लंच बॉक्स पे, आज हम उस पे बात करेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम बच्चों के लंच बॉक्स की बात कर रहे हैं और बच्चे अपने बिल्डिंग ईयर्स में होते हैं, और बिल्डिंग ईयर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे के सोशल स्किल्स, माशरती स्किल्स, आपके बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी जो जहानत है, आपके बच्चे के इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये सारे कुछ इंप्रूव हों। तो आपकी जो मील का फोकस है बच्चे के लंच के लिए, क्योंकि ये उसके पीक परफॉर्मेंस आवर्स हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फूड होने चाहिए। मैं आपको 6 ग्रुप्स बताऊंगी। 6 ग्रुप्स में हम फूड क्लासिफाई करेंगे कि अगर आप इन 6 ग्रुप्स का ख्याल रखते हैं तो आपका बच्चा माशरती तौर पर, इंटेलेक्चुअल तौर पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। सबसे पहली चीज़ जिनका इन बिल्डिंग ईयर्स में हम स्कूल गोइंग किड्स की बात कर रहे हैं, मशहूर ज़माना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हमारा जो दिमाग है उसका जो ग्रे मैटर है, वो हिस्सा जो इंटेलेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉग्निशन याद दहानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैसले लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैसलों के एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तकरीबन आधा ओमेगा 3 फैट से बना होता है। ओमेगा 3 हमारे पास हेल्दी तरह का फैट है। अगर बच्चों को उनके ग्रोइंग ईयर्स में ये मिल जाए, और क्योंकि सुबह का टाइम पीक परफॉर्मेंस आवर्स होता है, तो आपके बच्चे की सेहत पर इसके बेहतरीन असर होते हैं। ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। अब ये प्रेजेंट किस में है? ठीक है, ये हर तरह के नट्स में प्रेजेंट है, हर तरह के सीड्स में प्रेजेंट है। लकीली हिना अब सीड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है। अब लोगों को पता लग गया, फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड है, कुछ साल पहले नहीं पता था। इन्हीं का इस्तेमाल अगर आप आइसक्रीम शेक्स की जगह अपने बच्चों के स्मूदीज में करें, वो उसमें प्रेजेंट है। फैटी फिश, बहुत अच्छा आप लोगों ने टॉपिक किया। अब सर्दियां आ रही हैं, हफ्ते में 3 दिन अपने बच्चों को डिनर में फैटी फिश दे। याद रखिएगा, फिश सेलेक्ट करते वक्त जितनी चर्बी उसमें ज्यादा होगी वो फिश उतनी हेल्दी होती है। वो चर्बी होती क्या है? वो चर्बी यही ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। इवन के जो लोग वेट भी लूज करना चाहते हैं, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। आप लोगों ने मौका दिया तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए बेशक बच्चों के लंच में आप उनको दें, नट्स दें, सीड्स दें, आप फैटी फिश दें, ग्रास फेड डेयरी। मैं यहाँ पर ग्रेन फेड डेयरी की बात नहीं करी। ग्रास फेड, अगर आपके पास दूध है, मक्खन है, मलाई है, वो बहुत अच्छी है। मक्खन से मुझे याद आ गया, बच्चों की डाइट में मक्खन जरूर शामिल रखें। और मैं यहाँ पे अगेन यहाँ घर के बने हुए मक्खन की बात कर रही हूँ, मैं मार्जरीन की बात नहीं करी। मार्जरीन इज नॉट हेल्दी। मक्खन में आपके पास विटामिन K2 होता है। क्यों मैं इसकी बात कर रही हूँ? आप चाहते हैं आपके बच्चों का कद लंबा हो, आपकी हड्डियों के एंड पे कार्टिलेज की प्लेट होती है जिसकी कैल्सिफिकेशन यानी जिसकी क्लोजिंग एक खास वक्त से पहले नहीं होनी चाहिए। विटामिन K2 मेक्स श्योर कि उसकी क्लोजिंग वक्त से पहले ना वो बच्चे का कद बढ़ता है। मक्खन में ये बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है। ऑर्गन मीट्स में अपने बच्चों को प्लीज बचपन से उनका टेस्ट डेवलप करेंगे, बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है। आपके पास डेयरी में, क्रीम में, घर के बने पनीर में, मछली में ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, आयोडीन। आयोडीन बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन पर आपका थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, अब ये बड़ा कॉमन नॉलेज है, वो बॉडी के हर फंक्शन को मुतासिर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एवरीथिंग, हर चीज़ को। आयोडीन आपके पास सी फूड में प्रेजेंट है। और इन खानों को आपने तलना नहीं है। इन खानों को आपने बेक करना है। इन खानों को आप ग्रिल कर सकते हैं, बिल्कुल तलेंगे आप तो खाने का आपने बर्बाद कर दिया सर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ओमेगा 3 फैटी एसिड हीट को बड़ा
सेंसिटिव होता है, ये आपने उसको हीट किया, यहाँ पर उसने म्यूटेट होकर अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, आप अपने आप को उससे फायदा नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगली चीज की मैं बात करना चाह रही हूँ, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई अगेन आपके ये जो ब्रेन के हिस्से हैं जिन्होंने आपका इंटेलेक्ट डेवलप करना है, इन पर जो डैमेज होता है उनको दूर करता है। क्योंकि हमने वो चीजें भी लेनी है जो इन हिस्सों को बनाएं और वो चीजें भी लेनी है जो इन हिस्सों को नुकसान से बचाएं। विटामिन ई अगेन नट्स में प्रेजेंट है, सीड्स में प्रेजेंट है, होल ग्रेन्स में प्रेजेंट है। पराठा बना के दें बच्चे को, लेकिन देसी घी, मक्खन, जवार, जौ, बाजरे या चक्की की आटे का, उसको आप मैदे के नान और सफेद आटे इन चीजों पे ना डालें जिसमें कोई भी विटामिन आपके पास मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बच्चे जो हैं चॉकलेट्स बहुत पसंद करते हैं और कहा भी जाता है कि जी बच्चों को एक सर्टेन अमाउंट जो है वो चॉकलेट की देनी चाहिए, या फिर तली हुई चीज़ों की, जिस तरह से आपने बात की, बच्चे फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद करते हैं और हमने जिस तरह से वीडियो में भी देखा बच्चे बता रहे हैं जी फ्राइज, नगेट्स। तो क्या रेकमेंड करेंगी वो तमाम माएँ जो आपको देख रही हैं और इस चीज़ से आवाज़ आ रहे हैं कि बच्चा जो है हर घंटे बाद चॉकलेट मांगता है, क्या कोई ऑल्टरनेट है या कितनी अमाउंट में देनी चाहिए दिन की, क्या एक चॉकलेट देनी चाहिए? जब नहीं, दिन की चॉकलेट नहीं देनी चाहिए ना। सबसे पहले तो मैं माओ को कहूंगी कि देखें, अगर आपके असूल ठीक होंगे, सॉरी ऑफेंड मत होइएगा, तो बच्चे के भी असूल ठीक होंगे। एक माँ जो हेल्थ के असूल फॉलो करती है, टाइम पे सोती है, टाइम पे उठती है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उसका बच्चा ये चीजें क्यों फॉलो नहीं करेगा। आपने उनको टेस्ट लगाया तो उनको ये टेस्ट लगाना। मैं इस हर चीज पे सेपरेट ब्लॉग्स कर चुकी हूँ कि नगेट्स, नूडल्स, एक एक चीज पे मैंने सेपरेट किया हुआ है कि ये सेहत के लिए किस कदर खराब है। इनमें कॉर्न स्टार्च मौजूद है, MSG मौजूद है। मैं बताऊं फ्राइड फूड और नगेट्स का चस्का आपको क्यों लगता है, उसमें मौजूद है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG क्या करता है, जाके जबान के टेस्ट बड के रिसेप्टर्स को डायलेट कर देता है। अब खाने में उतना जायका है नहीं जितना मजा आपका टेस्ट बड उसका उठाता है। ये आपको अर्ली ईयर्स में इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है, आपकी एपेटाइट बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब जिस्म में बढ़ती है, यू आर प्रोन फॉर दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, डायबिटीज होगा। ऐसे ही लोग अपने लेट 20s 30s में जाके प्री डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं। डार्क चॉकलेट इज अ गुड ऑप्शन, और अपने बच्चों को ये स्वीट ट्रीट्स पे ना लगाएं। मैं नाज़रीन आपको बताऊं, जो शुगर है इट इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। शुगर आपके दिमाग के उन रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करती है जिनको नॉर्मली हमारी बॉडी नहीं चाहती वो एक्टिवेट हो। अब बच्चा क्यों 2-2 घंटे बाद चॉकलेट मांग रहे हैं, बच्चे को चस्का लग गया कि उसका रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो। इस एडिक्शन को तोड़ें। अगर आप बच्चे को लगा चुके हैं 40 to 50 डेज, उनको कंपैरेटिवली हेल्दी ट्रीट्स पर डालें। कंपैरेटिवली हेल्दी ट्रीट्स में आपके पास बहुत सारे अच्छे कीटो स्नैक्स आ सकते हैं, आपके पास फ्रूट स्मूदीज आ सकती हैं, आपके पास आलमंड फ्लावर का, आपके पास कोकोनट फ्लावर का इनके पैनकेक्स आ सकते हैं जिसमें आप चीनी की जगह मेपल सिरप डाल दें, हनी डाल दें। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। तो मेपल सिरप यूज करते हैं तो उसमें शुगर नहीं होगा? मेपल सिरप इज कंपैरेटिवली बेटर। मैंने कहा ना, अगर आपने स्विच करना है एकदम खींचने की जगह, नॉर्मली मैं एक हेल्दी बच्चे को भी रोज मेपल सिरप रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैंने किसी की चीनी छुड़वानी है तो मैं कहूंगी कि फिलहाल आप मेपल सिरप से आप कोकोनट शुगर, अगावे नेक्टर, आहिस्ता आहिस्ता इनसे। डॉक्टर साहब, सारी चीजें तो बड़ी महंगी है मार्केट में, कुछ ऑल्टरनेट भी बताएं ना। ऐसी माएं जो गांव में इस वक्त बैठी हैं, जो हमें देख रही हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, गुड़ यूज करें। गुड़ एटलीस्ट, बेशक उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन गुड़ जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है। आयरन बच्चे के दिमाग के लिए बहुत तेज है, खास करके वो बच्चे जो 3 से 7 साल के बीच है जिनका दिमाग तेजी से बढ़ रहा है। गुड़ उनके लिए बहुत अच्छा खून साफ करता है, टॉक्सिन्स निकालता है। तो किस फॉर्म में दिया जाए? हर मीठी चीज में यूज कर लें उसको? अगर आपका बच्चा मीठा खाने का आदी नहीं है तो पंगे लेके उसको रोज गुड़ ना खिलाएं, ठीक है? कभी-कभी गुड़ खिला दें, ठीक है? और अगर मीठा खाने का आदी आप हटा रहे हैं तो आप दिन में, क्योंकि गुड़ के 1 टेबलस्पून में काफी कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज उसमें ठीक ठाक होती हैं, तो आप दिन में 2 से 3 टेबलस्पून यूज कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में वो आप उसको टेपर डाउन करते रहें, कम करते रहें, और आप अगर कोशिश करेंगे बच्चा हट जाएगा। शक्कर, जिसको आप ब्राउन शुगर कहते हैं। नो ब्राउन शुगर क्या बात कर रहे हैं? शक्कर जो गुड़ से ही मॉलिसेस, नहीं, उसको आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि उस दैट इज जस्ट वो कहते हैं ना फिट ऑफ द हेल्थ इंडस्ट्री। गुड़ इज द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन यूज। ना आपने ब्राउन शुगर यूज करना है और ना आपने मॉलिसेस। और गुड़ भी डार्क वाला, बिल्कुल डार्क वाला, जो कि रिफाइन नहीं है, जो आयरन वेसल से गुजरा हुआ है और उसकी कोई रिफाइनमेंट, उसकी कोई ब्लीचिंग नहीं हुई है, वो आपने। अगर
ब्लीच हो गया तो ब्लीच हो गया, द बी विटामिन्स आर गॉन, Chemicals द आयरन इज गॉन, ठीक है, एवरीथिंग इज गॉन। डॉक्टर साहिबा, जितनी भी माएँ इस वक्त आपको देख रही हैं उनके लिए जल्दी से ये बता दें कि एक लंच बॉक्स में जैसा से आपने बताया कि विटामिन ई, ये प्रोटीन्स, आयरन, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, रोज एक चीज भी नहीं खा सकते, तो क्या वैरायटी वो बच्चों को दे सकती हैं? कभी बनाना दे सकती हैं, कभी आमंड्स दे सकती हैं, प्लीज इस पे भी थोड़ा कमेंट करें। बच्चे की प्लेट जो है वो कलरफुल बनवाएं, ठीक है। कलरफुल बनाने से होता है कि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं और हर न्यूट्रिएंट का अलग फायदा भी होता है। मेक श्योर करें कि आपके पोर्शंस में प्रोटीन, फाइबर और फैट, ये तीनों चीजें हों, इससे बच्चे का पेट भी भरा रहता है। और प्रोटीन, फाइबर और फैट की अगर आप क्लासिफिकेशन में जाए, फूड ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं कि हफ्ते में 5 दिन सेपरेट मेन्यू हो सकता है। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? एनिमल प्रोटीन, फिश, एग और मीट, ठीक है। और फाइबर, मीट जो है वो चिकन, मीट, चिकन। और फाइबर में आपके पास दलिया आ जाते हैं, आपके पास होल ग्रेन्स आ जाते हैं, आपके पास फल आ जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं। ओके ओके, जबरदस्त। और फैट्स में आपने मछली बताई है, फैट में आप मक्खन दें, फैट में आप मलाई दें, फैट में आप देसी घी में उनको पराठे बना के दें, फैट में आप उनको नट्स दें, फैट में आप उनको फैटी फिश दें। जी डॉक्टर साहिबा, बच्चों को क्या लंच में साथ में कोई स्मूदी, कोई शेक, क्या कोई ड्रिंक देना भी लाजमी है? हम एक गर्म इलाके में रहते हैं, ठीक है, पंजाब मोस्टली यहाँ पे गर्मी का ही मौसम रहता है, तो डेफिनेटली आप उनको स्मूदीज वगैरह दें ताकि उनका जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहे। कोशिश करें कि अपने बच्चों को और प्लीज ये जो आपको भी पता है ये जो शरबत वगैरह होते हैं, लाल शरबत प्लीज मत दें। लाल शरबत में बहुत ज्यादा शुगर होती है और बच्चों को आदत डली होती है, खास करके हमारे लाहौर के घर आने और शरबत पीना। डोंट डू दिस। आप उनको ग्रीक योगर्ट की अभी से आदत डालें। ग्रीक योगर्ट में प्रोबायोटिक कंटेंट ज्यादा होता है, बच्चों की आंतें, उनका गट बैक्टीरिया मजबूत करता है। उसमें नट्स डाल दें, उसी में सीड्स डाल दें, उसी में कोई फल डाल दें, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल दें। ग्रीक योगर्ट किसे कह रही हैं आप? ग्रीक योगर्ट आपके पास योगर्ट की वो फॉर्म होती है जिसको मजीद ट्रीट किया जाता है प्रोबायोटिक से, बिल्कुल। ताकि वो आपको I mean, how can we do it? We cannot do it। वो आपके पास बनी बनाई मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल। घर में आप कैसे कर सकते हैं कि जो दूध से आप दही बनाते हैं ना, वो कंपैरेटिवली प्रोबायोटिक कंटेंट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो आप कमर्शियल योगर्ट तो घर वाला दही ज्यादा अच्छा है? डेफिनेटली ज्यादा अच्छा है कमर्शियल योगर्ट से। एक कमर्शियल योगर्ट यानी जो बाजार में मिलता है उसकी मैं तारीफ करती हूँ, वो ग्रीक योगर्ट है। ग्रीक योगर्ट घर में बनाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसके लिए दे नीड सर्टेन काइंड ऑफ रिफाइनमेंट एंड सर्टेन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उप्स वो महंगा है। इसलिए ये बार-बार सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें जो हैं वो जो माएँ नहीं अफोर्ड कर पाती, घर का दही तो वो भी तो अच्छा घर का दही, बस बात ही खत्म हो गई डॉक्टर साहब ने कहते हैं घर का। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी माएँ जो है वो घर पे नगेट्स बनाने की कोशिश करती हैं, घर पे कबाब बना रही होती हैं, फिर भी वो उसको फ्राई, बिल्कुल फ्राई तो करते हैं। क्या एयर फ्रायर में उसको फ्राई करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? इसका क्या ऑल्टरनेट? कम नुकसान है बहुत ज्यादा एयर फ्रायर का, लेकिन एयर फ्रायर से भी एक चीज होती है जो जिस्म में ना सारी बीमारियों की जड़ एक चीज है, उसको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज, जो जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। एयर फ्रायर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, लेकिन डेफिनेटली उतना नहीं, क्योंकि हर कुकिंग मेथड की भी ना अपनी एक तासीर होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि ग्रिल कम करें, क्यों मैंने कहा ग्रिल एक हीटिंग मेथड है, उस मेथड की तासीर, बेकिंग और बॉइलिंग इज अ कंपैरेटिवली बेटर, इट्स अ न्यूट्रल मेथड। एयर फ्रायर इज कंपैरेटिवली अ बेटर ऑप्शन। घर का बनाया हुआ नगेट, माँ का बनाया हुआ, वो कंपैरेटिवली बेटर इससे भी हो सकता है कि उसने उस नगेट के अंदर व्हीट स्टार्च इंजेस्ट नहीं किया होगा, उसने कंसंट्रेटेड फ्रुक्टोज सिरप इंजेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन एक बार वो तल गया है तो वो डेफिनेटली नुकसान की तरफ जा रहा है। नुकसान तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बेकिंग का जो परफेक्ट मेथड है वो क्या होना चाहिए? बेकिंग का परफेक्ट मेथड, आप किसी भी चीज को बेक करें उसमें आपके पास मैदा नहीं होना चाहिए। लोग मुझे कहेंगे कि जाओ भाई बीबी, उसमें आपके पास मीठा नहीं होना चाहिए। आप आलमंड फ्लावर से इतने अच्छे कुकीज बना सकते हैं, आप कोकोनट फ्लावर से बना सकते हैं, आप ओट फ्लावर से बना सकते हैं, उसी तरह आप शहद यूज कर सकते हैं, आप नट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अब जैसे वॉलनट्स में हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जरूरत से ज्यादा हीट करके उसके मफिन बनाएंगे तो उसकी तासीर अगेन गॉन। बट वो कहते हैं ना कि कम नुकसान इज बेटर देन ज्यादा नुकसान। बिल्कुल। और बेकिंग में भी दो है ना, इलेक्ट्रिकल भी है और गैस वाला भी है। जो गैस वाली बेकिंग है वो डेफिनेटली बेटर है एज कंपेयर टू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आए दिन हम देखते हैं कि जिस स्कूल में आज फ्ला कपकेक डे है, आज पिंक कपकेक डे है, आज जेली डे है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन जो इस तरह के डे सेलिब्रेट किए जाते हैं और बच्चों को फिर इंसिस्ट किया जाता है कि आप ये कपकेक्स लेकर आए, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और मैं चाहूंगी आपका एक कमेंट लूं कि स्कूल्स में इस चीज को खत्म करना कितना जरूरी है
और ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट करना, जैसे आपने ऑल्टरनेटिव्स बताए कि ये कर लें, कितना ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को अब तर्क कर दें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ और बच्चों में इस चीज़ को प्रमोट ना करें। देखिए ना, अगर कोई मेरी जगह बैठे ना और वो पिछले 3 साल में देखे कि कितने सारे लोग अब ऑटोइम्यून डिजीज के उसके पास आना शुरू हो गए हैं, हर दूसरे बंदे को ग्लूटेन एलर्जी है, हर लड़की को पीसीओज है, ये सारे ट्रेंड्स उसका नतीजा है। जिस एंथुजियाज्म से ये सारे डेज मनाए जाते हैं, उसी एंथुजियाज्म से अगर ये जो आप इतनी अच्छी बात करेंगे, ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स और न्यूट्रिशनल वर्कशॉप्स जो है ये कंडक्ट की जाए। मैं हमेशा कहती हूँ हर टीचर को न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, खास करके प्री स्कूल और स्कूल, हर माँ को न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए। आप जो खा रहे हैं, आपका बच्चा जो खा रहा है, वो उसका डीएनए, उसकी जिंदगी, उसका जीन, उसकी सारी जिंदगी की परफॉर्मेंस डिटरमिन कर रहा है। मैं स्ट्रांगली कंडेम, स्ट्रांगली डिस्करेज करती हूँ इस कल्चर को, ये जो कपकेक, और मुझे पता है ये सारा होता है स्कूल्स में कि आप अपना ये लेकर आए, वो लेकर आए, इसको सिरे से खत्म हो जाना चाहिए। बल्कि स्कूल्स में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए चीट डे का, कि सिर्फ चीट डे पे आप ये ला सकते हैं और वो महीने में एक दिन हो, बाकी बच्चों को न्यूट्रिशन अवेयरनेस दी जाए। अच्छा, वेस्ट में आप देखें डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रही हैं, वेस्ट में जो बच्चे हैं उनको स्कूल्स में ही लंच दिया जाता है। इवन जापान में तो पाबंदी लगा दी गई है कि बच्चा लंच भी नहीं लाएगा, जो हम देंगे वही खाना है, स्ट्रिक्टली उसको वो कर रहे हैं। वो अभी से ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे, ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर इन्हीं से जुड़ा है। हम इस सोच से आ रही हैं और हमारे स्कूल्स में जिस तरह हिना बात कर रही हैं कि कभी कौन सा दिन मनाया जा रहा है, कभी कौन सा दिन मनाया जा रहा है, तो आपने बात तो बहुत अच्छी की है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आई मीन पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट और फिर बच्चे, तो फिर सब कलेक्टिवली कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डिस्करेज कर रही हूँ, मैं एक हेल्थ एक्टिविस्ट हूँ, मैंने इस बारे में बहुत आवाज़ उठाई है और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे स्कूल्स वाले इनवाइट करते हैं, कर रहे हैं, किया भी है। इसी तरह चेंज शुरू होगा ना मेरे साथ मिलके और भी हेल्थ एक्टिविस्ट, क्योंकि ये हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, ये हमारा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। मैं कोशिश करी हूँ आवाज़ उठाने की, आप लोगों की फेवर उसमें शामिल है कि आप लोग अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसी को ही आवाज उठाना कहते हैं। और इंशाल्लाह ये अब 2-3-4 सालों में शुरू हुआ है। मुझे इतनी खुशी होती है ना जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमें पता नहीं था प्रोबायोटिक क्या है, आपकी वीडियोस से हमें, ये इसको आवाज उठाने कहते हैं ना। और जैसे आप लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हमारी आवाज एम्पलीफाई हो रही है, उसका असर बढ़ रहा है, आपको तो यही आवाज। आपको नहीं लगता कि जो स्कूल्स हैं वो सबसे की रोल इसमें अदा कर सकते हैं? कैफेटेरियाज, कैंटीन्स हैं, माओं के लिए बहुत ज्यादा, मैं क्रिटिसाइज अगेन नहीं करना चाह रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया कि बच्चे को 200 रुपए 500 रुपए पकड़ाओ, कैफे से बेटा कुछ खा लेना, पैसे दे दिए, जो खाना खा लो, जो खाना है। इस पर भी आप प्लीज कमेंट करें। देखिए, मैं यही कहूंगी कि बच्चा हो या बड़ा हो, ईट गॉड मेड फूड। जब आप मैन मेड फूड खाएंगे उसमें कुछ ना कुछ, ये सारी जो प्रोसेस्ड आइटम्स है सारे मैन मेड फूड है ना, बिल्कुल, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हुई होगी। प्लीज थोड़ी सी एफर्ट करके मेक श्योर कि बचपन से यहीं से आदतें बनती हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनको घर का खाना खाने की आदत हो। इसके लिए डेफिनेटली, चाहे आप वर्किंग वुमन है, चाहे आप हाउस वाइफ है, वंस यू आर अ मदर, इट्स अबाउट योर चाइल्ड फर्स्ट, नो एक्सक्यूज। तो देन यू नो आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, और प्रायोरिटी सेट करने की बात है। डॉक्टर साहिबा, आजकल लोग इतने मसरूफ हैं, फिर अगर जो वर्किंग मदर्स आपको देख रही हैं उनके लिए लंच प्रिपेयर करना सुबह, क्योंकि उन्होंने खुद भी काम पर जाना होता है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी ड्रॉप करना होता है, तो उस तरह से मैनेज नहीं हो पाता। किस तरह से टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, और क्या लंच वो एक हफ्ते पहले बच्चों की चीजें प्रिपेयर करके, कुछ क्या फ्रोजन चीजें फ्रिज में रखें, या कोई क्विक रेसिपीज जो आप सजेस्ट करती हैं कि ये सुबह जल्दी बन सकती हैं, ये माएँ बना सकती हैं? ना, हम एक तौर से बड़े खुशकिस्मत दौर में भी रहते हैं, वो इससे क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप अभी क्लिक करेंगे ना, इंस्टेंट हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज, साथ किसी डॉक्टर का नाम लिख के, वैसे तो आपको इतनी रेसिपीज मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज है, मैं सारी वर्किंग मदर्स को सैल्यूट करती हूँ, हैट्स ऑफ टू यू। बट अगेन, दिस इज नो एक्सक्यूज कि आप अपने बच्चे का नाश्ता, आप एक दिन अगर फॉर एग्जांपल आपने अगले दिन उसके लिए सैलड सैंडविचेस बनाने हैं, आप रात को 5 मिनट्स लेके वेजिटेबल्स काट सकती हैं, आप उसकी ब्रेड बेक करके अलग कर सकती हैं। रात को हार्डली 15 to 20 मिनट्स की प्रिपरेशन होगी। जब आपने बच्चा पैदा किया है, आप आपकी जिम्मेदारी, आपको वो मिनट उसको देने हैं। बहुत खूबसूरत बात की। और जब डॉक्टर साहब बोल रही होती हैं तो इंटरप्ट करने का दिल नहीं करता और चाहता है कि बोलती रहें और हम सुनते रहें। वेरी इंफॉर्मेटिव। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको फ्यूचर में भी बुलाते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे, देते रहेंगे और आपकी इन बातों से मुस्तफीद होते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब बात होगी इन मैटर्स की। तो जनाब, आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनके घर में सिक्के ही सिक्के हैं।
उनको सिक्के और मेडल्स और पुराने नोट्स, टिकट्स जमा करने का इतना शौक है कि अब तक उन्होंने क्या बताया 250 से ज्यादा ममालिक के सिक्के, करेंसी नोट्स, यादगारी टिकट्स जमा किए हुए हैं, जिनकी तादाद जो है वो 25,000 से भी ज्यादा है जनाब। और जब ये 8वीं जमात में थे, इन्होंने बताया कि इनको सिक्के जमा करने का शौक पैदा हुआ और जब इनकी ग्रेजुएशन हुई तो ये शौक जो है वो जुनून की हद तक बढ़ गया और इनका ताल्लुक कसूर से है। जी हम बात कर रहे हैं शकील अहमद साहब की। शकील साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये कैसा शौक है जो आपने पाला? ये तो बड़ा महंगा शौक है। जी बिल्कुल। तब जब ये मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो इल्म नहीं था कि इतना इसको जो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाऊंगा। तब तो ऐसे ही बस एक रैंडम फॉर्म में सिक्के कुछ आए तो उसको जमा करना शुरू किया। तो बाद में जब मैंने एंटर किया तो मैंने सोचा कि जिस तरह हम सब्जेक्ट के अंदर ऐसे हमें लिखने के लिए आता था माय फेवरेट हॉबी। अच्छा। तो माय फेवरेट हॉबी से मैंने ये चीज़ें पढ़ी कि स्टैम्प्स कलेक्शन, कॉइन्स, बट प्रैक्टिकली कभी वो चीज़ें नहीं देखने को मिली थी स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसको प्रैक्टिकली लोगों को दिखाया जाए कि ये स्टैम्प्स और कॉइन्स जो हैं ये कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। 8वीं जमात में आपने बताया एक इंटरव्यू में कि आपको ये शौक पैदा हुआ। तो 8वीं जमात में जब थे, सबसे पहला सिक्का कौन सा आपके पास आया? सबसे पहले जो सिक्के थे जी वो कनाडा और अमेरिका के कुछ सिक्के थे जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो कनाडा से आए थे तो वो कुछ कॉइन्स लेके आए थे अपने साथ, तो वो उन्होंने मुझे दिए। वहाँ से मुझे जो है ना एक, और वो भी पुराने सिक्के थे? नहीं, वो उस वक्त करंट सिक्के थे उस वक्त के। तो वहाँ से एक शौक़ मुझे पैदा हुआ। फिर मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से, क्लास फेलो से, रिलेटिव्स जो मेरे फॉरेन कंट्री होते थे, तो उनसे मैंने कॉइन्स जो है ना वो डिमांड करने शुरू कर दिए कि मुझे आप सिक्के दें। मैंने हर मुल्क के सिक्के जमा करने। तो उस वक्त तो वो बड़ा इस तरह से लग रहा होता था कि जैसे ये हर मुल्क का सिक्का जमा करना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन वक्त के साथ साथ जुनून के साथ जब मैंने ये डिसाइड किया और एक अपना गोल बनाया, सेट किया कि मुझे दुनिया के हर मुल्क का सिक्का जो है वो जमा भी करना है, करेंसी नोट भी जमा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन की तो मैंने अपना टारगेट, जब इंटरनेट से मुंसलिक हुआ तो मुझे पता लगा कि दुनिया के अंदर हॉबीज़ तो बहुत बड़ा एक जो है एक शोबा है, एक जो है मौजू है, जो कि पाकिस्तान में तो एक डेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो ना उस पर बात की जाती है, ना कोई इस तरह की हॉबीज़ और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट हमें एक ऐसे की हद तक पढ़ा दिया जाता है माय फेवरेट हॉबी, जिसमें स्टैम्प्स कलेक्शन, कॉइन्स कलेक्शन, वो सारी चीज़ें। तो ये कलेक्शन कैसे की फिर आपने? सिक्कों की भी की, नोटों की भी की, अच्छा उसके बाद मेडल्स भी और यादगारी टिकट्स भी, सब आपने कैसे किया ये आप? ये जब मैंने इंटर किया तो फिर मैं इंटरनेट से जब मुंसलिक हुआ तो फिर मेरा जो एक लिंक बना, वो मैंने बाहर की जो दुनिया थी जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वहाँ पे जो कलेक्टर्स थे उनके साथ मुख्तलिफ एक प्लेटफॉर्म्स थे, पेजेस थे, जहाँ पे वो तमाम लोग जो हैं अपनी कलेक्शंस शेयर कर रहे होते थे। अच्छा। और तमाम लोग उस प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी कलेक्शन को बता रहे होते थे। तो मैंने उसको जब ज्वाइन किया तो फिर मुझे पता लगा कि यूरोप के अंदर तो बड़ा कॉमन है ये चीज़ें, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बाकायदा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है और वहाँ पे ये चीज़ें करवाई जाती हैं। तो फिर मैंने वहाँ से कुछ चीज़ों, लोगों के साथ, कलेक्टर्स के साथ मैंने रब्ता किया, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ से मंगवानी शुरू कर दी। इसी तरह स्वैप का एक लफ्ज़ यूज़ होता है कलेक्शन की टर्मिनोलॉजी में। स्वैप होता है कि यहाँ से जो चीज़ें उनको चाहिए, पाकिस्तान के ओल्ड सिक्के और नोट स्वैपिंग करते थे, तो यहाँ से भेज देता था मैं उनको, और वहाँ से उनके ममालिक के, मुख्तलिफ ममालिक के जो कलेक्टर्स होते थे, तो हम लोग आपस में एक्सचेंज करके हर मुल्क के सिक्के नोट तक हमारी रसाई हो जाती थी। तो बाय भी करने पड़ते थे? जी, मैंने काफ़ी कुछ बाय किया है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, मैं इस तरफ ही आ रही थी कि आपने जब सिक्के बाय किए या जो करेंसी नोट, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव किस मुल्क का जो था वो सिक्का था, करेंसी नोट था? हाँ, जहाँ तक एक्सपेंसिव की बात है तो एक्चुअली जब मैं आया ना एंटीक्स कॉइन्स की तरफ, यानी कि जो पुराने नायाब सिक्के थे, क्योंकि मेरी कलेक्शन में 2500 साल पुराने सिक्के भी शामिल हैं। तो जब मैंने यूरोपियन रोमन एम्पायर के और जो यूनानी और अलेक्जेंडर पीरियड के जो कॉइन्स थे, उन तक जब मैंने रसाई हासिल की तो वो पता लगा कि वो काफ़ी रेयर है और उनको बाय करना और उनको यानी कि उन तक एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो वो एक मुश्किल पेश आई और वो काफ़ी यानी कि महंगे थे। जिस तरह अलेक्जेंडर का कॉइन मुझे याद है कि मैंने उस वक्त 22,000 का ख़रीदा था। अच्छा, किस ईयर की बात करें? जी,
ये तकरीबन 2007 की बात है। 2007 में कितने, 22,000 का? जी जी, 22,000 का एक सिक्का। अभी तक आप कितनी बाइंग कर चुके हैं? कितने पैसे मतलब कम से कम खर्च कर चुके हैं? जी जी, मिलियंस में खर्च हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 1000 से ज्यादा तो सिल्वर यानी चांदी के सिक्के हैं मेरी कलेक्शन में। अच्छा। और कुछ ऐसे करेंसी फिर तो आपने घर को कोई खास ताला लगवाया हुआ है? घर में सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है? इतनी मालियत के सिक्के हैं आपके पास, करेंसी नोट्स हैं, इसकी फिर क्या सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? गार्ड शार्ड रखे हुए हैं? गार्ड शार्ड नहीं, उसको मैंने डिवीजन करके 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे उसको छुपाया, यानी कि रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है तो हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का एक मसला तो है। तो ये है कि वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि अब बहुत सारी चीज़ें अगर रेयर हैं तो मुझे मालूम है, दूसरों को तो इससे नहीं है, कल से वो मार्केट में इजीली ना तो रीसेल हो सकती हैं इस तरह से। उसकी खास जगह है जहाँ वो जाते हैं, जो उसकी कदर करने वाले लोग हैं, उनको पता है। वहाँ इनकी क्या कीमत होगी? एक्चुअली ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, यहाँ पे एक बड़े अफसोस की बात है कि जो एंटीक्स चीज़ें होती हैं, ये जो है हमारा हेरिटेज है, इसकी एज जितनी कदर होनी चाहिए या जितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। और इसकी ज़्यादातर वैल्यू वही है जो यूरोपियन ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक में इनकी बहुत ज़्यादा कदर है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मंगवाने में बड़ी मुश्किल का सामना रहा, क्योंकि वो लोग जल्दी से अपनी जो रेयर चीज़ें वो नहीं देते। अच्छा जी, अब हम थोड़ी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। तो आपके पास अभी क्या क्या आप साथ लाए हैं? यहाँ नोट भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर मेडल्स भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की हम बात कर लें, जैसा कि हमारा कंट्री है, तो उसका हेरिटेज, उसके कॉइन्स, उसके करेंसी नोट्स हमें ज़रूर डिस्कस करने चाहिए। तो मैंने 1948 से ऑनवर्ड जितने भी पाकिस्तान के सिक्के जात थे, जितने भी करेंसी नोट्स थे और मेडल्स थे, और इसी तरह जो डाक टिकट, तो ब्रिटिश करेंसी कुछ टाइम तक यूज होती रही। हाँ, 1 साल जो है वो ब्रिटिश करेंसी ही राइज रही पाकिस्तान में। तो उसके भी और पहला नोट प्रोबेबली इंग्लैंड से हमने वो कराया था, बनवाया था, इंग्लैंड से हमने पहला वो नोट है आपके पास अभी? जी, वो नोट भी हैं। और इसी तरह जो है पाकिस्तान ने मुख्तलिफ यादगारी सिक्के भी जिस तरह के जारी किए। वो पहला वाला आपके पास अगर करेंसी मौजूद है पाकिस्तान की, सबसे पहले हम कॉइन्स का थोड़ा सा ये देख लें कि ये पाकिस्तान के वो यादगारी सिक्के हैं जो पाकिस्तान ने, अब ये साइज उसका देखिए ना, अब तो बिल्कुल छोटा सा। यादगारी सिक्के क्या मतलब? जी, ये पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौकों पे यादगारी सिक्के जारी किए जिसको कॉमेमोरेटिव कॉइन्स कहा जाता है। ओके। तो वो वाले कॉइन्स हैं बेसिकली। ये 50 रुपए का? 50 रुपए, 70 रुपए, 40 रुपए, और इसी तरह जो है 150 रुपए, और मुख्तलिफ जो यादगारी सिक्के थे, जिस तरह अब्दुलसत्तार पे डॉक्टर। अच्छा, ऐसा सिक्का तो अभी भी होता है मुझे लगता है, 5 रुपए या 2 रुपए वाला, लेकिन वो छोटे साइज का है, वो रेगुलर कॉइन है। ये सारे के सारे यादगारी, हाँ, ये सारे मुख्तलिफ, ये थोड़े तादाद में सिक्के जमा किए जाते हैं। ये एक लिहाज से कलेक्टर्स के लिए। अच्छा, वो 48 की करेंसी तो दिखाए ना पाकिस्तान की। इसी तरह जो है पाकिस्तान की बात करते हैं, 150 रुपए का भी सिक्का था तब। जी। तो ये आपके पाकिस्तान के टका वो सब कुछ भी है? हाँ, वो सब कुछ भी जो है मेरी कलेक्शन में। ये पाकिस्तान के 100 रुपए के पहले यानी करेंसी नोट्स हैं, ठीक है। इसमें ये 50 रुपए का पाकिस्तान का पहला जो करेंसी नोट जारी हुआ था, ये 50 रुपए का। इसी तरह फिर ये 100 रुपए का, ये भी 100 रुपए का। इसी तरह ये पाकिस्तान के वो पुराने 10 रुपए का जो 1956 तो ये वाले मिल चुके होंगे 1956 में। ये वाले नोट्स आपको तो मिल चुके होंगे। नहीं, ये ज़्यादा पुराने हैं। इसी तरह ये 1956 में ये पाकिस्तान के 3 जो 10 रुपए के मुख्तलिफ करेंसी नोट हैं। इसी तरह ये पाकिस्तान का पहला 500 रुपए का करेंसी नोट है। पहले 500 का नोट लाल रंग का होता था। आप देख रहे हैं कराची जब हमारा दारुल हुकूमत होता था तो कराची उस पे लिखा जाता था। ये पहला 500 का नोट कब आया, कौन से साल में? ये आया तकरीबन 65 के अंदर, 65 में। ये बांग्लादेश हमारे पास साथ होता था, तब आप देख सकते हैं बंगाली लैंग्वेज भी उस पर लिखी हुई है। तो क्योंकि ये दोनों ममालिक में राइज था। इसी तरह ये जो 5 रुपए का नोट है, ये भी उससे भी पहले का नोट है। इसी तरह ये मुख्तलिफ जो करेंसी नोट पाकिस्तान के जारी हुए। इसी तरह अगर हम पुराने नोट कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अब मुख्तलिफ कंट्रीज के नोट्स हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के कंप्लीट हो गए? जी। अच्छा, और पाकिस्तान से रिलेटेड इसी तरह जो है ये अगर हम पुराने एंटीक्स कॉइन्स की बात करते हैं तो जिस तरह इसमें ये वाला आप सिक्का देख रहे हैं तो ये तकरीबन कोई 2000 साल पुराना सिक्का है। 2000 साल पुराना सिक्का। इसी तरह ये मुस्लिम डायनेस्टी उमैयाद डायनेस्टी जिसको कहते थे, ये उनका चांदी का दिरहम है। ये वाला जो सिक्का है चांदी का दिरहम, ये तकरीबन कोई 1000 साल से ज़्यादा पुराना है ये वाला। अच्छा, पहले सारे बता दें आप, पहले सारे। इसी तरह जो है ये सिक्के अगर आप देखें तो ये मुगल्स
पीरियड के हैं, जिस तरह जलालुद्दीन अकबर के हैं, जहांगीर के हैं, ठीक है। इसी तरह ये बहावलपुर रियासत हमारे साथ इल्हाक जिसका हुआ था, ये बहावलपुर रियासत के हैं। इसी तरह ये गजनवी और गौरी पीरियड के ये सिक्के हैं चांदी के, ठीक है। तो इसी तरह ये अब्बासी तो शकील साहब, ये आप, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आप इनको प्रिजर्व किस तरह से करते हैं? क्या इसी पैकेट के अंदर ये रहते हैं, जी, खराब नहीं होते? नहीं, इसी तरह इनको प्रिजर्व किया जाता है कि क्या कोई पॉलिश किया जाता है? नहीं, पॉलिश नहीं किया जाता। पुराना जो सिक्का होता है उसको पॉलिश नहीं किया जाता, वरना उसकी जो एंटीक लुक होती है वो खत्म हो जाती है। कॉइन्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं उसमें सारी अब कलेक्शन लाना पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें से कुछ चीजें। चलिए अब आप सबसे छोटा सिक्का कहाँ का है? ये सबसे छोटा कॉइन, ये जो सबसे छोटा सिक्का है जी, ये बेसिकली बाबर का है, जो मुगल एम्परर का बानी था, ठीक है। तो ये उसका तो बाबर का है। शकील साहब, ये साथ साथ हिस्ट्री भी आप बता रहे हैं। जब आप ये सिक्के कलेक्ट करते थे और इतने बेशुमार 25,000 से जायद हैं आपके पास सिक्के, जी। किस तरह से ये इनकी आप हिस्ट्री याद रखते थे? और फिर ये हिस्ट्री, क्योंकि तारीख बताना भी जी। एक मुश्किल, फिर उसकी ऑथेंटिकेशन होती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, वो आप फिर उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है? जी बिल्कुल, इसका जो ताल्लुक होता है ना, वो होता है आपके पैशन, जुनून के साथ। अगर आपका पैशन है, जुनून है, तो चीज़ें और वो चीज़ें याद रखनी आसान हो जाती हैं। अगर आपको शौक़ है किसी चीज़ का तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ें आपको फैसिनेट कर रही होती हैं। तो उस वजह से वो चीज़ें और हिस्ट्री, और फिर आपका जो है हिस्ट्री में, हेरिटेज में, सिविलाइजेशंस में, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आप खुद भी उसको फाइंड आउट करते रहते हैं? बिल्कुल, फाइंड आउट, उसको रिसर्च करते रहते हैं, चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छा शौक है जी आपका। और माशाल्लाह आपकी कलेक्शन देख के बहुत खुशी हुई शकील साहब। आपके लिए ढेर सारी दुआएं, थैंक यू, और हमारे लिए आप प्राउड हैं। बिल्कुल। तो जनाब, अभी वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। See you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।